सब बढ़िया। चलो आज शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में, और उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। मेजर दो आपके फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर जो अपन आएंगे अपना जो मेन कोर टॉपिक है वो है चार्ज। ठीक है, ये आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं थोड़ा सा फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। जैसे आपने फोर्सेस के बारे में पढ़ा है, आप सब फेमिलियर हो फोर्सेस के बारे में। फोर्सेस क्या होता है, फोर्स ऑफ फोर्स क्या होता है, आप अपने जैसे 8, 9 लोअर जो स्टैंडर्ड है उन्हें पढ़ के आए होंगे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। तो नेचर में जितने भी जो फोर्सेस होते हैं, में भी कोई भी रैंडम फोर्स हो सकता है, आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है ना, बैलेंसिंग फोर्स हो सकता है, वगैरह वगैरह। इनका जो रूट जो कोज होता है, इनका जो रूट जो रीजन होता है, वो इन्हीं 4 फंडामेंटल फोर्स में से कोई एक फोर्स होता है, या फिर किसी 2 फोर्स, कोई भी एक रैंडम फोर्स हो सकता है। जिससे अपन बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। सबने पढ़ा फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? अच्छा बेटा, 2 सरफेस के बीच में लगने वाला फोर्स। ठीक है। अच्छा, ये बताइए फ्रिक्शन फोर्स का फोर्स क्या होता है, रीजन क्या होता है, किसकी जो रूट कोज होता है फ्रिक्शन फोर्सेस का, वो क्या होता है? अच्छा, देखिए तो फ्रिक्शन फोर्सेस का रूट कोज जो होता है वो होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। तो 2 सरफेस एक आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो उनका आपस में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है उनके एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में, जो कि क्या करता है, फ्रिक्शन डेवलप करता है। फ्रिक्शन का रूट कोज होता है ना। तो इस तरह से आपके जो फंडामेंटल फोर्स होते हैं, वो आपके नेचर में जितने भी फोर्सेज हैं, में भी कोई भी फोर्स हो, उसके क्या है, रूट फोर्स है। बट अपने पास जो डिस्कवर्ड फंडामेंटल फोर्सेज हैं वो कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। तो फर्स्ट जो फंडामेंटल फोर्स है उसमें जो आता है आपका, आप सब उससे बहुत फेमिलियर हो, आपने पढ़ भी रखा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कौन सा है? एनीबॉडी गेस? अच्छा, गुड बेटा, सही। फर्स्ट जो फंडामेंटल फोर्स है वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड, अच्छा सेकंड का नहीं मालूम, अच्छा कोई नहीं। सेकंड जो फंडामेंटल फोर्स है वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, इसको मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोला, ये अपन थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों जो है वो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, है ना। एक सिक्के के 2 साइड के जैसे ही एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। अच्छा, थर्ड जो है वो आपका है वीक न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा? वीक न्यूक्लियर फोर्स। और जो फोर्थ वो है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। अब बात करते हैं के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देता हूँ। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप बहुत सारे फेमिलियर हो कि किन्हीं भी 2 मास जो पार्टिकल्स है, कौन सा पार्टिकल है, मास पार्टिकल के बीच में एक हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। कौन सा लगता है? अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। वो आपका क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना। और दूसरा जैसे सेकंड पे आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में लगता है? मास पार्टिकल के बीच में लगता है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो किसके बीच में लगता है? वो आपके 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। किसके बीच में लगता है? 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। थर्ड जो है वो आपका है वीक न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर जो फोर्सेज है, ये क्या है? विद इन न्यूक्लियस लगते हैं। क्या लगते हैं? विद इन न्यूक्लियस के लगते हैं। इनकी जो रेंज होती है टिपिकली कितनी होती है? फर्मी लेवल की होती है, 10⁻⁻15। कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर होती है। मतलब ये विद इन न्यूक्लियस लगते हैं, न्यूक्लियस के बाहर नहीं होते। अच्छा, वीक जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है, जैसे आपकी फिनोमिनल तो बीटा डीके वगैरह होता है ना, वहां आपका जो लगता है, वहां पे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब लास्ट जो बचा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसके आने से पहले मैं आपसे सबसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपने एटम पढ़ा है? पढ़ के आ रहे हो, सब 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, एटम के बारे में सुनते आ रहे हो, सुना कि नहीं सुना? सबने सब फेमिलियर है एटम के बारे में। चलो, तो एटम के बारे में आपने पढ़ा, तो आपने क्या पढ़ा कि एटम में स्ट्रक्चर जो एटम का पढ़ा, कुछ ऐसा पढ़ा है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन रहते हैं, या फिर पॉजिटिव चार्ज रहता है, और न्यूट्रॉन रहते हैं जिसमें न्यूट्रॉन चार्ज होता है, ये पढ़ा है। और उसके अराउंड क्या होती है आपकी एनर्जी लेवल्स होती है, एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एटम के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अच्छा, पढ़ा सर। मेरा क्वेश्चन है कि मैं थोड़ा सा आगे चलने से पहले आपको थोड़ा एटम के बारे में थोड़ा सा विजुअलाइज कराना चाहता हूँ कि ये होता कितना बड़ा है, और उसमें एटम के मोल एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है। जैसे मान लीजिए आपका जो क्लासरूम है वो पूरा एटम है, क्लासरूम की साइज क्या है? एटम की साइज है, पूरा एटम कितना बड़ा है। तो उसके अंदर एक आपका जो
0.9 होगा, टिप होगा, या फिर अपनी प्लेन का जो टिप होगा उतना साइज का ही क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, उतना ही साइज का क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो इसका मतलब क्या समझे कि न्यूक्लियस है वो हाईली डेंसिटी है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और एटम का जो मैक्सिमम जो स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है ना। इसकी डेंसिटी न्यूक्लियर डेंसिटी लगभग इतनी होती है 10⁻17 kg पर मीटर। मेरा इससे पहले आगे चलने से पहले क्वेश्चन जो था वो ये है, इतना क्लोज डेंसिटी में भी प्रोटॉन प्रोटॉन चार्ज क्या रह रहे हैं, अंदर रह रहे हैं, है ना। उससे आप सब फेमिलियर हो कि पॉजिटिव चार्ज या लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्वेश्चन मेरा है कि प्रोटॉन प्रोटॉन इसके अंदर कैसे रह पा रहे हैं, या फिर कैसे इसके अंदर रह रहे हैं इतनी टाइट डेंसिटी में, है ना। इंटरेस्टिंग, कोई बताएगा? नहीं, चलो ये कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसके आते हैं, इसके लिए जो प्रोटॉन को जो होल्ड करके रहता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं वो साथ में न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस को इतनी टाइट डेंसिटी के अंदर होल्ड करके रखा है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसमें न्यूक्लियस लगता है और दो न्यूक्लियस के बीच में लगता है। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में है, थोड़ा सा और आपको अच्छे से जब अपन इसके बारे में एक फंडामेंटल फोर्स को पढ़ेंगे तब इसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले इंटरेस्टिंग चीज एक अपन डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, वो ये है कि आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता है, कुछ ऐसा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, ऐसा होता है Fg बोलते हैं इसको, ये होता है G m1 × m2/r²। अच्छा, या फिर G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अपन बात करते हैं किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, अच्छा फर्स्ट तो इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि किसी भी दो जो पार्टिकल हैं आपके मास पार्टिकल हैं, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, कभी रिपेल नहीं करता, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। सेकंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड जो है वो क्या है कि ये जो स्क्वायर दोनों आर क्या है यहाँ पे इस टर्म में देखिए, आर जो है वो क्या है, दोनों मास पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, दोनों मास पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस। तो ये स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, कि जितना ज्यादा स्क्वायर हो उतना डिस्टेंस बढ़ेगा, उतनी इसकी रेंज क्या होगी, कम होगी। अब रेंज की बात हो रही है तो इसकी फोर्स की रेंज की भी बात कर लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज कितनी होती है, कोई गेस करेगा? अच्छा, स्पेस तक नहीं बेटा, नहीं, गलत है। स्पेस तक तो फिर तो अर्थ से सन के बीच में भी ग्रेविटेशनल लग रहा है, अर्थ के जो स्टार्स हैं उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल लग रहा है ना। तो इससे क्या आता है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो क्या होता है आपका, इनफाइनाइट रेंज का होता है। कितना होता है, इनफाइनाइट रेंज होता है। सेकेंड लिख देता हूं मैं, रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनफाइनाइट। कितनी होती है, इनफाइनाइट रेंज होती है। अच्छा, स्पेस में फिर ग्रेविटी क्यों नहीं होती? गुड क्वेश्चन बेटा। देखो, इसकी रेंज इनफाइनाइट तो होती है, लेकिन एक इसकी इफेक्टिव रेंज भी होती है। कितनी होती है, इफेक्टिव रेंज भी होती है कि एक सर्टेन पॉइंट या सर्टेन लिमिट के बाद में जो है इसकी जो वैल्यू है वो क्या होना चाहती है, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि ये स्क्वायर ये क्या है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में सेम है क्या? नहीं बेटा, सेम नहीं है। ग्रेविटेशन क्या है, जब दो मास पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्सेस को अपन जनरली क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटी क्या है कि एक मास पार्टिकल को, एक जो मास बॉडी है या मास पार्टिकल है, उसको अगर उसकी जगह मैंने क्या ले लिया, अर्थ को कंसीडर कर लिया या अर्थ ले लिया, मास को अर्थ ले लिया, तब स्पेशल जो केस बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन अदर ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं अपन, जनरली ग्रेविटी बोलते हैं। ये चीज समझ में आई? चले आगे। अच्छा, थर्ड जो है इसका है कि ये ऑलवेज अट्रैक्टिव है। ऑलवेज क्या है, अट्रैक्टिव है, कभी रिपल्सिव नहीं करता है ना। ऑलवेज क्या है, अट्रैक्टिव है कि मास पार्टिकल कहीं भी हो ना, हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्टिव करेंगे, कभी रिपेल नहीं करेंगे। अच्छा, फोर्थ इसके बारे में है वो क्या है, और जो पॉइंट है इसके बारे में क्या है, कोई गेस करेगा?
गुड। ये जी जो है ये क्या है आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है। जी जो क्या है आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब है कि यू थ्रू आउट द यूनिवर्स की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेम रहेगी तो इससे क्या समझ में आ रहा है, कुछ माइंड रीड कर रहा है? अच्छा नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं बेटा, अभी आप सीख रहे हो ना, आपने स्टार्टिंग है। इसके बारे में जी जो अगर इस वैल्यू का यूनिवर्सली कांस्टेंट है, देखो मास जो है वो फिक्स रहने वाला है, m2 भी फिक्स रहने वाला है, r भी फिक्स रहने वाला है। अगर g भी मेरा फिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। बीच में कुछ भी मीडियम आपने अप्लाई करते हैं, बीच में एयर हो, चाहे आपका वाटर हो, चाहे कोई और कोई कार्बन कंपाउंड हो, जैसे बेंजीन एल्कोहल कुछ भी रखते हैं ना, बीच में दीवार आ गई, तो उससे ये क्या रहता है, अनअफेक्टेड रहता है। क्या रहता है, अनअफेक्टेड रहता है। तो इस बारे में लिख सकते हैं कि डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, डज नॉट डिपेंड ऑन medium between mass particles। मास पार्टिकल रिलेशन जो मीडियम है उस पे क्या करता है, डिपेंडेंस इसकी नहीं, डिपेंड नहीं करता है। अच्छा और कोई है ना, कोई डाउट? अच्छा लास्ट में क्या है कि ये क्या होता है, सेंट्रल ओरिएंटेड रहता है ना। आज देखो जहाँ पे भी आपको डिस्टेंस देखने को मिले, जैसे ग्रेविटेशनल हो गया फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं, वहाँ पे आर के टर्म में जब डिस्टेंस देखने को मिले तो एक जनरल चीज है, इससे आप समझ जाना कि क्या है, सेंट्रल ओरिएंटेड है। कि मतलब सेंट्रो कंसीडर करके अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरी बॉडी का शेप और साइज को कंसीडर करने की जरूरत नहीं होती। तो क्या कर सकता हूँ मैं, तो इसके बारे में लिख सकता हूँ सेंट्रल फोर्स। ये कैसा फोर्स है आपका, सेंट्रल फोर्स है ना, कि मुझे पूरी बॉडी के शेप और साइज को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, उसके मैं जो उसका जो सेंटर ऑफ मास है उससे मैं इसे कैलकुलेशन कर सकता हूँ। चले आगे, कोई डाउट? चले ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं अपन, किस पे आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसमें एक जो फोर्स है आपका कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिस्कस करने से पहले क्लास में आपसे एक चीज की छोटा सा टॉपिक है, वैसे तो टॉपिक तो बहुत बड़ा है लेकिन उसके ब्रीफ में उसके बारे में डिस्कस मैं करना चाहूंगा, वो है आपका चार्ज। क्या है, चार्ज। क्या है, चार्ज। चार्ज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बोलिए देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को समझने के लिए चार्ज होती है। अच्छा तो बताएगा चार्ज क्या होता है? अच्छा बैटरी में होता है, हाँ सही बात है, बैटरी में चार्ज होता है। और कुछ इलेक्ट्रिसिटी में होता है। अच्छा और अच्छा देखो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चार्ज क्या होता है, कोई भी मास पार्टिकल जो होता है उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज कि अगर चार्ज जो है किसी पार्टिकल के पास चार्ज है तो चार्ज की वजह से वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन करेगा, है ना। कि अगर किसी पार्टिकल के पास चार्ज है तो अगर मैं उसको टेस्ट चार्ज अगर उसके फील्ड में लेके जाऊं, उसके अराउंड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रेजेंट होगा और वहां पे अगर मैं एक टेस्ट चार्ज लेके आता हूं तो क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या करेगा, फील करेगा। और चार्ज क्या है, चार्ज अगर मैं बोलता हूं चार्ज उस मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन करता है ना। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन जो होते हैं मैटर के मास के, उनका जो रूट जो है वो क्या है आपका चार्ज है। क्या है, चार्ज है। क्लियर? चले